Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning. Good morning. सूबेदार, दीपक, अविनाश, राहुल, दिव्यांशी, दिव्या, मनीष, गौरव, राहुल, मधु, निधि, पवन, श्याम, सुजीत, आलोक, दिव्या, दीपिका, निखिल, प्रीति, पूजा, पवन, दिव्या, गौरव, दिवाकर, निखिल, हरिओम, हरीश. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार. जी हाँ, तो भाई हम लोग स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे और स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने क्या क्या चीजें खत्म कर ली भाई. सबसे पहले हमने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा. स्टेटमेंट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक. मेरे ख्याल से 4 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं. सबसे पहले हमने अजम्पशंस को पढ़ा, पूर्व धारणाएं. तो हमने जाना, है ना, अजम्पशंस में सबसे पहले हमने जाना कि कौन सी पूर्व धारणा सही होती है. सर सारी की सारी पूर्व धारणाएं सही होती हैं बशर्ते वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट ना हो और वो इलॉजिकल ना हो. सारी पूर्व धारणाएं सही होती हैं, ठीक है. फिर हमने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम. फिर हमने जाना जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट होंगे, या तो इंडिपेंडेंट कॉज के या सेम कॉज के. ठीक है, ओके, यश. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन मतलब प्रॉब्लम का सलूशन क्या है ना, क्या समस्या का समाधान है, और वो समस्या का समाधान सही होगा जो रियल लाइफ से रिलेटेड होगा. फिर हमने पढ़ा स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स. हमने देखा कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा ठोस होता है, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है और कौन सा आर्गुमेंट वीक है. तो कुछ मैंने आपको हिंट्स बताई, है ना, कुछ मैंने आपको, है ना, कुछ मैंने आप लोगों को ना हिंट बताई कि क्या हिंट है ना, क्या हिंट है जिस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं. ठीक है, तो वो कुछ हिंट हमने करी. उसके बाद, है ना, क्या हिंट है जिससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा या वीक होगा. उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन. स्टेटमेंट कंक्लूजन्स यानी कि कथन और निष्कर्ष. देखो, एक टॉपिक हमने शुरुआत की थी स्टेटमेंट एजम्पशन से, कथन और पूर्व धारणाएं, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, निष्कर्ष. आज हम पता करेंगे कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष 100% ट्रू है. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा निष्कर्ष 100% ट्रू है. ठीक है, हाँ जी, हमारा निष्कर्ष 100% ट्रू है. हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कंक्लूजन को देखकर कि वो कंक्लूजन 100% ट्रू है. ठीक है, तो देखो, अजम्पशंस जो स्टेटमेंट के फेवर में होते हैं, जो स्टेटमेंट का विरोध नहीं करते, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते, जो इलॉजिकल नहीं होते, वो सारे अजम्पशन सही होते हैं. अब कंक्लूजन पता है कौन सा सही होगा? कंक्लूजन वही सही होगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा. जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट से ही निकाला जाएगा. मतलब वो छुपा हुआ रिजल्ट नहीं हो सकता. जो डायरेक्टली स्टेटमेंट को ही डिफाइन कर रहा है वही हमारा निष्कर्ष सही होगा. क्योंकि निष्कर्ष तभी सही होता है जब कोई चीज 100% ट्रू है ना, लगभग 100% ट्रू है, तभी हम उस चीज को सही मानते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन में, है ना. हाँ जी, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में, हाँ हाँ भाई, सारे टॉपिक्स हैं बुक में, क्यों नहीं है. पूरे 46 के 46 चैप्टर है रीजनिंग के, विद एक्सरसाइज, विद फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज मिलती है हमें. तो स्टेटमेंट, ये रहा, देखते हैं कि आर्गुमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड कोर्स ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन. ठीक है जी, हाँ. अरे ये क्या हो गया, पेन ड्राइव और स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन. जी हाँ, चलिए साहब,
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये है सबसे पहला क्वेश्चन। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन है जो सही है। देखो, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा वही कंक्लूजन हमारा सही होगा। ठीक है, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा। बेटा, वो जो चैप्टर था ना स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो अलग चैप्टर था, वो था सिलॉक्स चैप्टर। लेकिन ये सिलॉक्स चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर अलग है। इसको सिलॉक्स चैप्टर मत समझो, समझ रहे हो? ये सिलॉक्स चैप्टर नहीं है, ये अलग चैप्टर है। वो सिलॉक्स चैप्टर था, ठीक है। हाँ जी, न्याय निगमन न्याय कथन, ये डिफरेंट चैप्टर है। ये वो स्टेटमेंट कंक्लूजन है जो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है। सिलॉक्स चैप्टर अलग था, ठीक है। सिलॉक्स चैप्टर डिफरेंट चैप्टर था। हाँ जी। तो मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर की है। मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर की है, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर की है, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। यह साल में 7.92 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। ये क्या कहना? हाँ हाँ, सब कुछ है बेटा बुक में, पीडीएफ। देखो, मुंबई और जाफरा के बीच की जो दूरी है, मुंबई और जो जाफरा के बीच की दूरी है, वो सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। अगर हम सड़क से मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी को तय करते हैं तो वो कितनी किलोमीटर है? वो 900 किलोमीटर है। वो 900 किलोमीटर है। लेकिन अगर उसी दूरी को हम समुद्र के द्वारा तय करते हैं तो वो 280 किलोमीटर घट जाती है। अब देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर मान लो हम ज्यादा दूरी तय करते हैं, ठीक है, और फिर कहीं पर हम कम दूरी तय करते हैं, तो जो हमारा फ्यूल, जो हमारे ईंधन की बचत होगी वो कहाँ ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब हम कम दूरी तय करेंगे तो हमारा ईंधन की बचत ज्यादा होगी। तो यही कह रहे हैं कि कम दूरी तय करने से होगा क्या कि साल में 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत हो जाएगी मतलब लगभग 8 करोड़ रुपए। तो अगर हम समुद्र के द्वारा यात्रा करेंगे मुंबई से जाफरा की, तो लगभग 8 करोड़ रुपए का ईंधन हम हर साल बचाएंगे। तो पहला कंक्लूजन है, ट्रांसपोर्टेशन बाई सी इज चीपर देन दैट बाई रोड। ये कह रहे हैं कि सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता होता है। अब पहले तो एक बात बताओ आप मुझे ये किसने कह दिया कि सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता होता है? देखो, वो कह रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत कर लोगे तुम। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा मेरे भाई, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कैसे सस्ता हो सकता है? आप ये सोचो, आप प्लेन में दूरी तय कर रहे हो, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो बाय प्लेन, बाय एयर, ठीक है। अगर आप बाय एयर जा रहे हो दिल्ली से मुंबई, तो आपकी जो टिकट होगी वो तो बहुत महंगी होगी ना, भले ही डिस्टेंस सबसे छोटी है। तो डिस्टेंस छोटी होने पर टिकट्स या ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम किससे यात्रा कर रहे हैं। अगर हम पानी के जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो हमारी टिकट बहुत महंगी होगी, है ना। एयरलाइन, एयर से, है ना, बाई प्लेन, है ना, हवाई जहाज से हम यात्रा कर रहे हैं तो टिकट हमारी उससे थोड़ी कम महंगी होगी, और अगर हम, मतलब सस्ती होगी उससे। और अगर हम बस से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो हमारी टिकट सबसे सस्ती होगी। तो डिपेंड करता है कि हम यात्रा किससे कर रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि दूरी कितनी तय की है, ठीक है। सेम दूरी को अगर हम ट्रेन से तय करें, है ना, सेम दूरी को अगर हम प्लेन से तय करें, और सेम दूरी को अगर हम पानी के जहाज से तय करें, तो तीनों की टिकट अलग 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 होती है, ठीक है। हाँ जी। तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, ये कंक्लूजन नहीं है। दूसरा, फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट, मतलब ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। अच्छा, ये बताओ इस स्टेटमेंट में किस पे जोर दिया गया? सर, इस स्टेटमेंट में ना ईंधन की बचत पे जोर दिया गया। तो बस, तो इसका मतलब ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है, क्योंकि इस कथन में ईंधन पे जोर दिया गया, इसीलिए ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, मतलब ये कथन आपके सामने है और दो कंक्लूजन है, दो निष्कर्ष हैं। बताओ इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा?
बताओ फटाफट से। हम्म। बेटा अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है। देखो बहुत सारी लोगों की जो आवाज होती है वो बहुत सुरीली होती है ना। और बहुत सारे लोगों की जो आवाज होती है वो एकदम फटे हुए बांस की तरह होती है? तो अगर किसी के पास अच्छी आवाज है ना तो वो एक प्राकृतिक उपहार है, वो एक नेचुरल गिफ्ट है भाई, गॉड गिफ्टेड है, कहते हैं ना ये तो गॉड गिफ्टेड है। भाई हर इंसान की एक क्वालिटी होती है, हर इंसान की एक खासियत होती है। जरूरी नहीं है कि आपकी अच्छी आवाज नहीं है तो हो सकता है ईश्वर ने आपके अंदर कुछ और शक्ति दी हो। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट है। किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम। आप सोचोगे सर मैं शाहरुख खान जैसा दिखता क्यों नहीं, मैं तो जॉनी लीवर जैसा दिखता हूँ। तो अरे मेरे भाई, तो जॉनी लीवर की एक अलग खासियत है ना। जॉनी लीवर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, समझ रहे हो? तो हम किसी के लुक से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी की वॉइस से कंपेयर नहीं कर सकते। अब सचिन तेंदुलकर अगर अगर यही सोचता कि भाई मेरी तो भगवान ने हाइट ही नहीं दी, मेरा क्या होगा जीवन में, है मैं तो क्रिकेट भी नहीं खेल पाऊंगा इतनी कम हाइट के साथ। लेकिन देखो वो, है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट है। हाँ, क्रिकेट के भगवान है वो, समझ रहे हो? तो जी, तो इसीलिए हर इंसान के अंदर एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना अपने आप से करो ना किसी को किसी से करो। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, ठीक है? उनकी तुलना आपस में हमें नहीं करनी होती है। तो वही चीज है कि कुछ लोगों को अगर अच्छी आवाज मिल जाती है तो वो एक नेचुरल गिफ्ट है उनके लिए, ऑब्वियस सी बात है। परंतु अगर उन्हें संगीत के क्षेत्र में जाना है और बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है तो उन्हें ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कह रहे हैं कि गॉड गिफ्टेड तो है, बहुत अच्छी साउंड, लेकिन अगर वो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे भाई मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ लोगों को, है तो मेरी हॉबी है टीचिंग, ठीक है। बट जब मैं इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में आया पढ़ाने के लिए तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ा भाई। मुझे खुद पहले ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी तभी तो मैं पढ़ा पाया। अब ये थोड़ी कि हमारे अंदर टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, हाँ भगवान ने हमें पढ़ाने की क्षमता दे रखी है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूं तो पहले मुझे उस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही चीज ये कह रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन है नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्सिंग एंड केयर। ये कह रहे हैं प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। देखो वैसे तो ये कंक्लूजन सही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल गिफ्ट जो होते हैं उनको नर्सिंग और केयर की जरूरत होती है, उनको प्राकृतिक उपहारों को देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास करते रहे, ये तो गलत है भाई। आवाज अच्छी नहीं है तो भी अभ्यास करते रहे। जिनकी आवाज अच्छी नहीं है उससे रिलेटेड इस कथन में कुछ भी कहा नहीं जा रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोस। लेकिन यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है और इन्होंने इस कंक्लूजन को भी गलत माना है। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज भी इस क्वेश्चन का आंसर है एक एग्जाम में, और एक एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। एक एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, समझ रहे हो? हाँ जी, उन्होंने इसको गलत इसलिए माना है क्योंकि उन्होंने, अगर हम कथन की बात करें तो बेटा कथन में सिर्फ उन लोगों के लिए बोला गया है जो लोग संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको नर्सिंग केयर की जरूरत है। खामका किसी और को थोड़ी नर्सिंग और केयर की जरूरत है नेचुरल गिफ्ट्स की। भाई जब आपको म्यूजिक के फील्ड में जाना ही नहीं चाहते क्यों फिर आप उसकी केयर करोगे? तो इसीलिए पहला कंक्लूजन गलत मान लिया गया है। तो ये बेटा एक एग्जाम में ओनली फर्स्ट फॉलो है, एक एग्जाम में नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो है, ठीक है? हाँ जी। तो अब आप कंफ्यूज रहोगे सर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे एग्जाम में। तो देखो, अगर आप ये, मतलब अगर ये क्वेश्चन बेटा क्लरिकल लेवल तक आता है ना, क्लरिकल लेवल तक ये क्वेश्चन है तो आप ओनली फर्स्ट फॉलोज करो। वरना अगर आप यूपीएससी वगैरह जैसे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखते हो तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज टिक करो, समझ रहे हो? हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि ये किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा आसान है, छोटा एग्जाम है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, वरना नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है? हाँ जी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से।
स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बेटा ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ी सी हमें ना इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या है, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ, है ना, क्रूड ऑयल। मतलब डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन प्रोडक्शन कम है। जैसे हमारी बुक्स के साथ है भाई, हमारी बुक्स का प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड बहुत हाई है ना। डिमांड बहुत हाई है तो अक्सर वो आउट ऑफ स्टॉक में रहती है हमारी किताबें, ठीक है। चाहकर भी हम कितनी प्रिंट करें, डिमांड इतनी हाई है कि मतलब वो पूरी नहीं हो पाती है। तो प्रोडक्शन कम है, डिमांड हाई है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, तो पहला कंक्लूजन है क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड। भाई क्रूड ऑयल का आयात कर लेना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा दो। पहला कंक्लूजन है कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, फटाफट से प्रोडक्शन बढ़ा दो। दूसरा कंक्लूजन क्या है, डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, डिमांड को कम कर दो। दूसरा है कि डिमांड को कम कर दो, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। अब ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी। सर ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस होगी, ध्यान से सुनना, या तो प्रोडक्शन बढ़ा दो या डिमांड कम कर दो। भाई ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, या तो प्रोडक्शन बढ़ा दो या डिमांड कम कर दो। बेटा दोनों काम एक साथ मत कर देना दोनों काम एक साथ मत कर देना, दोनों काम एक साथ मत कर देना। यहाँ पे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तुम सोच रहे हो कि तुम प्रोडक्शन भी बढ़ा दो और डिमांड भी कम कर दो तो कहानी खराब हो जाएगी ना। दोनों में से बेटा कोई एक ही काम हम कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काम हमें करना होगा। दोनों काम हम एक साथ चाहकर भी नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। दोनों काम एक साथ नहीं करोगे वरना तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। दोनों में से कोई एक करो, या तो प्रोडक्शन ही बढ़ाओ या फिर डिमांड ही कम करो, ठीक है। कभी कभी हमें डिमांड भी कम करनी पड़ जाती है बेटा, कभी कभी हमारी मजबूरी आ जाती है कि डिमांड भी कम करनी पड़ जाती है। जब प्रोडक्शन है ही नहीं तो मजबूरी है डिमांड कम करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोडक्शन ही बढ़ाया जाएगा। अरे वो वीडियो बेटा बहुत बड़ा था, वो एडिटिंग वगैरह चल रही है इसीलिए। डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा एक दो दिन में। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड द टाइम फॉर रेस्ट। ये क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है ना वो अपने लिए एक मतलब अपने रेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। मतलब कहते हैं ना ये वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, इसके सारे काम फिक्स है। इसको सुबह उठना है, पहले मॉर्निंग वॉक पे जाना है, फिर फ्रेश होना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर ऑफिस के लिए निकलना है, टाइम पे लंच करना है, टाइम पे घर आना है, इवनिंग वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज के लिए जिम जानी है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ का रूटीन ना बहुत मतलब तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता है ना। आपकी तरह नहीं है कभी सुबह 6 बजे उठ गए तो कभी रात 9 बजे उठ रहे हो तो कभी 11 बजे उठ रहे हो, है ना। कभी रात को सो ही नहीं रहे हो, कभी सुबह रात को 10 बजे ही सो जा रहे हो ठीक है। तो आप क्योंकि ऑर्गेनाइज पर्सन नहीं हो, तो जो वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं उनका एक दिनचर्या होता है। सुबह उठे तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो पहले 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर उनको फ्रेश होना है फ्रेश होंगे, फिर वो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे। तो ये लाइफ का मतलब रूटीन फिक्स होता है लोगों का,
जो वेल ऑर्गेनाइज पर्सन होते हैं, ठीक है। तो सुनीता इन स्पाइट ऑफ अ वेरी बिजी स्केड्यूल फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। तो सुनीता के बारे में कह रहे हैं कि सुनीता का टाइम स्केड्यूल सर बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए टाइम निकाल लेती है रेस्ट के लिए। सुनीता का जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी वो अपने रेस्ट के लिए टाइम निकालती है। तो पहला कंक्लूजन है सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन। ऑब्वियस सी बात है अगर भाई सुनीता अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल लिया अपने बिजी स्केड्यूल में से, इसका मतलब सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन। सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। सुनीता मेहनती इंसान है। देखो सुनीता का जब शेड्यूल इतना बिजी है, तो सुनीता ऑब्वियसली बात है बहुत मेहनती इंसान होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एसएससी एमटीएस के लिए बेटा हर बैंकिंग को छोड़कर अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। बशर्ते प्रैक्टिस उन टॉपिक्स की करो जो रीसेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस आपको हर टॉपिक की करने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। यह पुस्तक जेड एकमात्र ऐसी पुस्तक है ना, एकमात्र ऐसी पुस्तक है ये जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। मतलब 1950 से लेकर 1980 तक भारत में बहुत गरीबी थी। एंड दिस इज द ओनली बुक जेड। ये एकमात्र ऐसी बुक है, एकमात्र ऐसी बुक है, एकमात्र ऐसी बुक है जो भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो पहला है देयर वाज बेटा सुनीता फीमेल है, उसमें मेल का क्या लेना देना तुम्हें उससे, मेल फीमेल से। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था बेटा। 1950 से पहले की तो बात हो नहीं रही, 1950 से पहले की तो बात हो नहीं रही है ना। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई और अन्य पुस्तक नहीं थी। ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? दिस इज द ओनली बुक जेड, दिस इज द ओनली बुक जेड। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा कोई और बुक नहीं थी। दिस इज द ओनली बुक जेड, इसके अलावा कोई और बुक नहीं थी। भाई यही तो बात हो कि इसके अलावा कोई और बुक ही नहीं थी। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। देखो लाइफ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये तो है, कंसिस्टेंसी है,
है ना। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। हम किसी भी चीज पे ना हम फोकस होने चाहिए, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो रेगुलर 3 घंटे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े 10 घंटे, कल पढ़े 1 घंटा, परसों पढ़ा 2 घंटा, फिर पढ़ा 4 घंटा, फिर पढ़ा आधा घंटा। तो ये जो चीज है ना इरेगुलरिटी, ये कभी भी हमें सफलता की ओर अग्रसर नहीं करती। एक एक रूटीन होना चाहिए, एक लाइफ में एक रेगुलरिटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए कि अगर हमें 3 घंटे पढ़ना है तो बाबू डेली 3 घंटे ही पढ़ना है, डेली 3 घंटे ही पढ़ना है। अगर हमें 2 घंटे पढ़ना है तो डेली 2 घंटे पढ़ना है। मतलब एक टाइम शेड्यूल हमारा फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आज 3 पढ़ लिए, कल 2 पढ़ लिए, फिर 1 पढ़ लिया, फिर 10 पढ़ लिए, कभी 12 घंटे भी लगातार पढ़ लिए, उससे फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो वही चीज है, ये एक प्रोप्स है, ये एक सेइंग है, ये एक कहावत भी है। तो पहला कंक्लूजन है कांस्टेंट ड्रिपिंग वेयर्स द स्टोन। कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन कहते हैं रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त इंसान। ये कहावत आपने सुनी होगी, है ना, कि रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त इंसान। जैसे कुएं में जब पानी भरते थे पहले, तो आजकल तो कुआं होते ही कहाँ है, ठीक है, आजकल तो कुएं कहीं नहीं होते। पहले तो कुएं से हम पानी निकालते थे, तो उसमें जब पानी की बाल्टी डाल के जब पानी खींचते हैं रस्सी से, तो जो रस्सी होती है जहां से वो खिंच के आती है पत्थर से, उस पे निशान पड़ जाता है, रस्सी आवाज जाते सिल पे पड़ते निशान। तो वही चीज है, रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं। कि अगर आप एक पहाड़ लो, एक पत्थर लो, और उस पत्थर पे ना 1000 टन पानी डाल दो, कुछ नहीं होगा उस पत्थर का, है ना। 1000 लीटर पानी डाल दो, कुछ नहीं होगा 1000 लीटर पानी का। लेकिन अगर वही 1000 लीटर पानी तुम बूंद बूंद करके उसके ऊपर टपकाओ, उस पत्थर के ऊपर बूंद बूंद करके टपकाने दो उस 1000 लीटर पानी को, देखो पत्थर चटक जाएगा एक दिन। हम्म। हाँ जी। सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। सफलता पाने के लिए एकांगी भक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखो ये जो भी कहावतें होंगी वो तो हमेशा सही होंगे। कंक्लूजन्स, चलिए नेक्स्ट। भारत में अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले समझो, समझो समझो समझो, ठीक है, खुद से भी समझना जरूरी है क्वेश्चंस को, समझो एक बार। पहले बेटा क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा ना ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। हाँ जी। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का 35% है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो नेशनल इनकम है, भारत की नेशनल इनकम मान लो 100 है भाई, नेशनल इनकम मान लो 100 है। तो इस 100 में से, अच्छा नेशनल इनकम जो 100 है, इस नेशनल इनकम ये 100 टैक्स के द्वारा बनाई गई इनकम है। तो जो मतलब घर है, जो परिवार है भारत में, वो टैक्स भरते हैं। तो जो अमीर लोग हैं, तो जो टॉप 10% है ना, टॉप 10% जो अमीर लोग हैं ना, वो इस नेशनल इनकम का 35 हिस्सा भर देते हैं।
100 में से 35 हिस्सा तो 10% भरते हैं, और बाकी के जो 90% परिवार वाले हैं वो बाकी का 65% हिस्सा भरते हैं। बाकी का 65% 90% परिवार वाले भरते हैं, और 10% जो है ना, टॉप 10%, वो 35 भर देते हैं हिस्सा इसका। समझ रहे हो? तो पहला है, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से, देखो इकोनॉमिक्स ग्रो फास्ट, इकोनॉमिक्स बढ़ना, इकोनॉमिक्स घटना, इससे रिलेटेड तो कुछ भी कथन में दिया नहीं गया। इकोनॉमिक्स बढ़ने और घटने से रिलेटेड तो कथन में कुछ दिया नहीं दिया है ना। द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है। देखो ये तो सही बात है, असमान रूप से ही तो वितरित है नेशनल इनकम, ये चीज तो दिखाई दे कि जो नेशनल इनकम है वो असमान रूप से वितरित है, इसीलिए ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जो उनकी सरकार है, गरीब किसान और कृषि श्रमिक के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मतलब है ना, जो किसान है और जो कृषि श्रमिक है उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी, ये प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा। तो पहला कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष है, क्या है पहला निष्कर्ष? पहला निष्कर्ष है, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। सोचकर देखो कि इस निष्कर्ष के बारे में हम क्या कह सकते हैं। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ, पहले कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। सोचकर देखो ये निष्कर्ष क्या है। हाँ जी, तो भैया ये बताओ, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला। अब अन्य सभी को लाभ मिला या नहीं मिला उससे हमें क्या लेना देना, हम तो गरीब किसान की बात करेंगे ना। अन्य के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई, अच्छा आपको कैसे पता कि अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ? अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इन क्वेश्चंस का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, आप लोग ज्यादा परेशान मत हो बेटा। ये जो 5 चैप्टर्स है ना, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इन पांचों चैप्टर से आजकल एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम क्यों ना हो, इन पांचों चैप्टर्स को मिलाकर ना के बराबर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो। अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन आते भी हैं तो मैक्स टू मैक्स, मतलब अगर क्वेश्चन आते भी है ना तो इन पांचों चैप्टर को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक आते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आ सकते, है ना। मतलब 1 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बस। इन पांचों टॉपिक को मिलाकर या तो सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है या 2 या फिर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात कर लें, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, XYZ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स का किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर। मैक्सिमम जनरली सिर्फ 1 ही क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन। अगर हम जनरली बात करें तो 1 या 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। हाँ जी,
तो इतनी टेंशन मत लो इन टॉपिक्स को लेकर, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना आपको जरूरी था इन टॉपिक्स के बारे में, जो कि लग चुका है, वो ज्यादा जरूरी था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, राज्य की, पहले तो आप इस कथन को समझने की कोशिश करो कि कथन एग्जैक्टली है क्या। राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लस से निपटने के लिए, मिल्क ग्लस समझते हो बेटा, दूध की बाढ़ आ जाना, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ मिल्क, काफी सारा एक्सेस अमाउंट आ गया है मिल्क का, बहुत एक्सेस अमाउंट आ गया है। तो मिल्क ग्लच का मतलब है एक्सेस अमाउंट में हमारे पास, एक्सेस अमाउंट में हमारे पास मिल्क आ गया है, ठीक है। हाँ जी, एक्सेस अमाउंट में हमारे पास मिल्क आ गया है, तो उससे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, क्योंकि क्योंकि जो सहकारी क्योंकि जो सहकारी समितियां हैं और जो सरकारी डेयरियां हैं, उपलब्ध दूध का प्रयोग करने में ना विफल नहीं है ना। जो सहकारी समितियां हैं और जो सरकारी डेयरियां हैं, वो जो उपलब्ध दूध है ना, उसका उपयोग करने में विफल नहीं है, ठीक है, इस रीजन की वजह से। तो पहला कंक्लूजन है, द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एक्स इज मोर देन इट्स नीड। भाई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है उसकी डिमांड से, तभी तो दूध की बाढ़ आई है। भाई प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से, तभी तो दूध की बाढ़ आई है, वरना दूध की बाढ़ क्यों आती, ये बताओ। दूसरा दूसरा ये है, राज्य ने सरकारी और सहकारी डेयरियां इस तरह के अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए प्रौद्योगिक के मामले में सुसज्जित नहीं है, ये भी सही बात है। राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लस से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए, क्योंकि सहकारी समिति और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही। तो वो विफल तभी तो रहेंगी ना, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना। द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज इन स्टेट एक्ट आर नॉट इक्विप्ड इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू हैंडल सच एक्सेस मिल्क। ये तो कह ही रहे हैं कि उनके पास, है ना, वो असफल नहीं है, वो फेल्ड हो गए हैं। गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव डेयरीज वो फेल्ड क्यों हो गए, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड नहीं है ना, वेल इक्विप्ड नहीं है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस के मामले में। इस चक्कर में वो एक्सेस मिल्क का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। मतलब मैनेजर ने सचिन को खूब डांटा, खूब डांटा। किसके सामने डांटा बेटा, ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, मैनेजर ने सचिन को अपने कलीग्स के सामने खूब डांटा। तो पहला कंक्लूजन है, द मैनेजर डिडंट लाइक सचिन। मैनेजर, है ना,
सचिन को पसंद नहीं था, सचिन को पसंद नहीं करता था। अबे सचिन को पसंद नहीं करता इसलिए थोड़ी डांटेगा। सचिन वॉज नॉट पॉपुलर अमंग हिज कलीग्स। अरे पॉपुलर हो या नहीं हो, उसको जो डांटा जा रहा है वो उसकी गलती से डांटा जा रहा है ना, उसकी गलती से डांटा जा रहा है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। यू आर कार्डियोलॉजिस्ट मतलब है बेटा, 9 का फर्स्ट कंक्लूजन नहीं होगा, है ना। ये सही तो है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है ना, डिमांड बहुत कम है, तभी तो ये दिक्कत आई है। भाई दिक्कत क्यों आएगी, मिल्क ग्लच की प्रॉब्लम क्यों आएगी, दूध की बाढ़ क्यों आएगी, इसीलिए तो आएगी क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, इसी रीजन से तो आएगी। तो पहला कंक्लूजन सही है भाई। और दूसरा इसलिए सही है कि जो गवर्नमेंट है और जो कोऑपरेटिव डेयरीज हैं वो उपलब्ध दूध का प्रयोग कराने में असफल नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो वेल इक्विप्ड नहीं है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के मामले में, समझे, वो वेल इक्विप्ड नहीं है, तभी तो वो फेल्ड हो गई उस एक्सेस मिल्क का उपयोग करने में। तो इसलिए दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कहां बोला कि गलती पे डाटा है। अच्छा ये बताओ, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। मैनेजर है कंपनी का और वो अपने कलीग्स को डांट रहा है, तो क्यों डांटेगा, फालतू में तो डांटेगा नहीं भाई, कॉमन सेंस का उपयोग करो। अगर मैनेजर डांट रहा है तो कोई ना कोई तो उसकी गलती होगी, हाँ। दिल, अरे भैया इतना तो हम समझते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब दिल का डॉक्टर होता है, लेकिन मतलब क्यों, किस रीजन से हम कार्डियोलॉजिस्ट से आपने हमें रिलेट किया, हाँ। वो तो हम समझ रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब है ना दिल का डॉक्टर होता है, लेकिन हमारा उनसे क्या लेना देना, हम ये पूछ रहे थे। हम कोई दिल का इलाज थोड़ी करते हैं, हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिल का इलाज करना सिखा रहे हैं, क्यों भाई। देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड several concession. The government of country X has recently announced several concession and offer attractive package tour for foreign visitors. भैया हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, एक्स कंट्री की जो सरकार है, उसने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दी है सेवरल कंसेशन की। और मतलब किसके लिए अनाउंसमेंट की है, कंसेशन किसको दिया जा रहा है और अट्रैक्टिव पैकेज किसको दिया जा रहा है, फॉरेन विजिटर्स को, फॉरेनर्स को, ठीक है, फॉरेनर्स को एक मतलब फॉरेनर्स को पैकेज दे रही है हमारी सरकार। और मतलब कह रही पैकेज दे रही है कि आओ भैया जितने फॉरेनर्स आ सकते हो भारत में यात्रा करने आओ, भारत में घूमने आओ, और हम आपको कंसेशन भी दे रहे हैं और ऑफर भी दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं भारत की सरकार की तरफ से, फॉरेनर्स को दिया जा रहा है। तो पहला कंक्लूजन है, नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स विल विजिट द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, देखो जहां भी ऑफर होगा, जहां भी ये सारी चीजें होंगी तो इंक्रीज तो होना ही है, ठीक है, नंबर्स में इंक्रीमेंट तो आना ही आना है। दूसरा है, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिव टूरिस्ट। भैया सीरियस है तभी तो उनको ऑफर दे रही है, सीरियस नहीं होती तो ऑफर क्यों देती, ये बताओ। सीरियस है तभी तो उनको ऑफर दिए जा रहे हैं, सीरियस है तभी तो उनको ऑफर दिए जा रहे हैं, हाँ, वरना ऑफर क्यों मिलता है उसको। सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस में केवल गुड सिंगर्स ही आएंगे। नो वन विदाउट अ स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। अच्छा ये भी कह रहे हैं कि अगर वो गुड सिंगर है तो उसकी स्वीट वॉइस होना बहुत जरूरी है।
भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी मीठी आवाज नहीं होगी तो वो मीठी आवाज के बिना गायक कैसे बनेगा, अच्छा गायक कैसे बनेगा मीठी आवाज के बिना। तो पहला कंक्लूजन है, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। ये कह रहे हैं जितने भी सम्मेलन में आमंत्रित हैं गायक, सबकी मधुर आवाज है। देखो उन्होंने क्या बोला गया कि सम्मेलन में केवल और केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं, है ना। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, ओनली गुड सिंगर। तो यानी कि सम्मेलन में जो गायक पहुंचे हैं वो अच्छे गायक हैं। और हमने पहले ही कहा अगर वो अच्छा गायक है तो उसकी मधुर आवाज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सम्मेलन में जितने भी गायक पहुंचे हैं सबकी मीठी आवाज है, सबकी मधुर आवाज है, क्योंकि सम्मेलन में सारे अच्छे गायक ही पहुंचे और हर अच्छे गायक की मधुर आवाज है। Those singers who don't have sweet voice are not invited in the conference. जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं होती है, जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है, उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया, है ना। सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं। इसका मतलब क्या है, जिनकी मधुर आवाज नहीं है उनको आमंत्रित नहीं किया गया। कहा तो जा रहा है सम्मेलन में केवल अच्छे सिंगर ही आमंत्रित हैं, केवल। इसका मतलब जो अच्छे सिंगर नहीं है वो आमंत्रित नहीं है। तो दो सिंगर हु डोंट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जिनकी अच्छी मधुर आवाज नहीं है इसका मतलब वो अच्छे सिंगर नहीं है, और अच्छे सिंगर नहीं है तो वो इनवाइटेड नहीं है, अच्छे सिंगर नहीं है तो वो इनवाइटेड नहीं है, अच्छे सिंगर नहीं है तो वो इनवाइटेड नहीं है, क्योंकि केवल अच्छे सिंगर ही इनवाइटेड है और हर अच्छे सिंगर की मधुर आवाज है। तो जिनकी मधुर आवाज नहीं है वो अच्छे सिंगर नहीं है, अच्छे सिंगर नहीं है तो वो इनवाइटेड नहीं है। ठीक है, हाँ जी। From the next academic years, from the next academic year, students from the next academic year, students will have the option of dropping mathematics and science for their school leaving certificate examination. ये कह रहे हैं कि अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। ओके, पहला कंक्लूजन है, स्टूडेंट हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। ये कह रहे हैं जो है ना मैथ्स और साइंस में वीक होंगे अब उनको भी प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल अब दिया जाएगा। पूछो कैसे? क्योंकि जो मैथ्स और साइंस में वीक होंगे वो सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। अब इनको प्रवेश मिल जाएगा जो मैथ्स और साइंस में वीक होंगे, क्योंकि मैथ्स और साइंस को छोड़ने का ऑप्शन आ चुका है। पहले नहीं था, अब आ चुका है। अर्लियर स्टूडेंट डिडंट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दिस सब्जेक्ट। भैया पहले नहीं था, यह सही बात है, पहले ऐसा नहीं था। अब हमने बोला है कि अब आप मैथ्स और साइंस को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन पहले हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था मैथ्स और साइंस को ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब हम हमारे पास ऑप्शन है कि अब हम मैथ्स और साइंस को ड्रॉप कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग वीक होंगे मैथ्स और साइंस में वो भी एडमिशन मिलेगा उनको भी। ठीक है, इन अ रिसेंट सर्वे रिपोर्ट इट हैज बीन स्टेट दैट दोज हु अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे आर लेस प्रोन टू हैव एनी हार्ट एलिमेंट्स। हाँ जी, एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में आधे घंटे की शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। देखो सही बात है, कम से कम हमें पूरे दिन में आधे घंटे का ना फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि दिल की बीमारियां होने का खतरा कम हो सके। कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज तो बेटा जरूरी है लाइफ में। तो पहला कंक्लूजन है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। मध्यम स्तर का मतलब छोटी मोटी फिजिकल एक्सरसाइज, छोटी मोटी एक्सरसाइज तो चाहिए ही चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है भैया, मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग हेल्थी लाइफ। अगर आप हेल्थी लाइफ को जीना चाहते हैं तो भैया छोटी मोटी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेगी दिन भर में। All people who do desk bound jobs definitely suffer from heart ailments। ये कहते हैं जो लोग डेस्क बाउंड जॉब करते हैं वो निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अच्छा, ये तो बात नहीं कही है ना कि जो डेस्क बाउंड जॉब कर रहे हैं वो निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होंगे। अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो डेस्क बाउंड जॉब कर भी रहे हैं, बट अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भैया क्यों होंगे? वो मान लो रोज सुबह उठ के दौड़ मार रहे हैं,
5 किलोमीटर की, तो वो क्यों होंगे हार्ट की बीमारी से परेशान? इसलिए पहला दूसरा कंक्लूजन गलत है, सिर्फ पहला ही कंक्लूजन ठीक है। ठीक है, हाँ जी। यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है, यह दुनिया ना अच्छी है ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। सही बात है भैया। भैया ये दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है और हर आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर आदमी की अपनी एक दुनिया होती है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? हाँ जी। मुस्कुराइए तो दिल को सुकून मिलता है सर। अच्छा जी, आपका खून बढ़ जाता है हमारी मुस्कुराहट देख के, हैं? जी, इसलिए आप लोग भी अपने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। हाँ जी। तो सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी अच्छी लगती है। देखो सही बात है, कह तो रहे हैं यह दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, लोग अपने हिसाब से दुनिया बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। भाई जब लोग अपने हिसाब से दुनिया बनाते हैं तो कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया खराब लगती है। सही बात है। चलिए, 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें, बाबूराव है, बाबूराव स्कीम, बाबूराव भैया है। 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें, 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें। तो द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, आश्वासन वास्तविक नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, ये जो आश्वासन है ये वास्तविक है या नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि ये आश्वासन वास्तविक नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि ये आश्वासन वास्तविक नहीं है? मान लो 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करे, मान लो ये किसी ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है। जैसे मान लो एसबीआई बैंक ने एक पॉलिसी निकाली, एसबीआई बैंक ने 5 महीने में पैसा दोगुना करने की, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो जेन्युइन हो गया ना, क्योंकि एसबीआई बैंक ने निकाली है तो वो पर्टिकुलर वो करके भी देगा। अगर सरकार की कोई ऐसी स्कीम है 5 महीने में पैसा दोगुना करने की, तो वो स्कीम बेटा मान्य होगी और वो क्या होगी? वो जेन्युइन होगी। इसीलिए ये जेन्युइन है या नहीं है इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा ये एडवर्टीजमेंट है किसका। अगर ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है ना, अगर ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है तो ये फेक है, बट अगर ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है तो फिर ये रियल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पे एश्योरेंस नहीं दे सकते कि ये वास्तविक है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, भैया लोग पैसा अपना बढ़ाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, तभी तो ऐसी स्कीम्स आती हैं। लोग चाहते हैं कि उसका पैसा बढ़े, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े। सम्मेलन में केवल अच्छे, वो तो वही क्वेश्चन आ गया, सम्मेलन में केवल अच्छे गायक आमंत्रित है, मीठी आवाज के बिना कोई अच्छा गायक नहीं होता। ऑल इनवाइटेड सिंगर इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। ठीक है, जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के निर्माण कैमरों का रिकॉर्ड है, ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट को खराब ना करें। भैया एक ऐसी कंपनी का वो आया है, एक ऐसी कंपनी का कैमरा आया है ना, कितना भी खराब मौसम क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आपकी पिक्चर एकदम टिप टॉप आने वाली है। ठीक है, टिप टॉप आपकी पिक्चर आने वाली है, खतरनाक तरीके से। हाँ, ब्यूटी प्लस वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूडेड है कैमरे के अंदर। आप कितनी भी अंधेरे में हैं, आप चाहे चाहे आप क्या कहते हैं कौन सी पॉलिश चाहे आपकी शक्ल पॉलिश जैसी क्यों ना हो, लेकिन आप बेटा दूध की तरह ही चमकोगे। ठीक है, उस कैमरे से। तो पहला कंक्लूजन है नो अदर कंपनी, बेटा कोई दूसरी कंपनी, इसको तो गलत है, कोई दूसरी कंपनी के बारे में है कि नहीं है, ये तो गलत है। एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा, ये कह रहे हैं कोई भी ले सकता है। यस जी हाँ, यही तो एडवर्टीजमेंट है कि कोई भी लो फोटो, उससे बढ़िया फोटो लो, बढ़िया और दूध की तरह चमको। है, चलिए नेक्स्ट। हाल के रुझानों से यह भी संकेत मिलता है कि बड़े शहरों में बाल प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। देखो, a recent trend also indicate that the number of child migrant in large cities is increasing. These children leave their families to join the ranks of urban poor doing jobs in market, workshop, hotels and मतलब चाइल्ड लेबर की समस्या बहुत हो रही है
मतलब लोग ना एक शहर से छोटे छोटे बच्चे छोड़ छोड़ के बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं और चाइल्ड लेबर का काम करने लगते हैं, होटल्स पे नौकर का काम करने लगते हैं, दुकानों पे काम करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें करने लगते हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है माइग्रेशन टू बिग सिटी शुड बी चेक। भैया माइग्रेशन चेक करने से क्या होगा, माइग्रेशन चेक करने से थोड़ी फायदा है। चाइल्ड लेबर एक अलग चीज है, गरीब बच्चों की दुर्दशा का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए, ये बात सही है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी दुर्दशा का गहन अध्ययन करो। ठीक है, हाँ जी, द plight ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थ्रोली स्टडी। कोई भी देश इन इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। देखो ये कह रहे हैं कोई भी जो देश है ना वो इन दिनों बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं है। कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, समझ रहे हो, आत्मनिर्भर भारत। ओके अजय, आत्मनिर्भर भारत हम कंप्लीटली नहीं बना सकते क्योंकि दुनिया का कोई भी देश कंप्लीटली आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। मतलब चाइना भी 100% आत्मनिर्भर नहीं है। आप देख रहे हो चाइना के अंदर कितनी लेबर है भारत से, है तो चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना। चाइना भी बहुत सारी, चाइना की खुद की अपनी टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली आत्मनिर्भर नहीं है ना। वहां भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है चाइना में भी। अब देखो चाइना के कितने प्रोडक्ट देश के बाहर बेचे जाते हैं, समझ रहे हो। तो चाइना अपने आप में देश बना के हर चीज अब खुद पैदा करना, खुद करना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई भी देश कंप्लीटली आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। पहला कंक्लूजन है इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। सही बात है, ये तो असंभव है। ये असंभव है किसी भी देश के लिए कि जो उस देश में आवश्यकता है वो उसी देश में पैदा हो जाए, है ना। तो हमें इंपोर्ट करना पड़े। भाई भारत है, हम पानी पैदा कर सकते हैं जमीन से, तेल कहां से लाओगे, तेल थोड़ी पैदा कर लेंगे। जिन देशों में जमीन से तेल निकाला जाता है उन देशों में पानी नहीं है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने देश में पैदा नहीं कर सकते। कंट्री मैन इज जनरल हैव बिकम लेजी। सामान्य तौर पर देशवासी अरे आलसी, ये कह रहे हैं कि आलसी हो गए इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। ये क्या बात हुई, आलसी हो गए इसलिए आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त हो चुकी है और मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। और कल हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक, रीजन असर्शन। वो एक साइंस का टॉपिक है जो रीजनिंग का नहीं है, ठीक है। हालांकि ये जीके का टॉपिक था, जनरल नॉलेज का टॉपिक था, ये भी रीजनिंग का टॉपिक नहीं था भाई, ये टॉपिक जनरल नॉलेज का था। कल हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर, ठीक है। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, गुड बाय।